हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट बोर्ड में। तो सभी बच्चे कैसे हैं? सभी बच्चों को नमस्कार। सभी बच्चे एक बार बता दीजिए आप लोग कैसे हैं। आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है? तो देखिए, आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज चल रहा है क्वेश्चन बैंक का, यहाँ देखिए 2009 से लेके 2023 तक का पूरा सब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, जिसमें फिजिक्स का यहाँ पे एक लेक्चर हो चुका है। आज बारी है केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज केमिस्ट्री। यहाँ पे देखिए कब 2009 से लेके 2023 तक के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी सभी यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न आपको कराया जाएगा। तो इसका सीरीज बाय सीरीज क्लास चलेगा, तो सारे सीरीज आपको करना जरूरी है। अगर यहाँ पे ये आप लोग कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव में से 60 से 70% आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन बैंक से। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे सभी बच्चे एक बार बता दीजिए कैसे हैं आप सब। चलिए सभी स्टूडेंट बताइए, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज का जो वीडियो होने वाला है यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं आज किसका क्लास होने वाला है। तो देखिए, हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए देख लीजिए, यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए यहाँ पे देख लीजिए क्या कर रहे हैं हम लोग। केमिस्ट्री का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बैंक का सीरीज चला रहा है, जिसमें से 2009 से लेके 2023 तक के सभी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। और जैसे हम आपको बता चुके हैं कि 60 से 70% जो प्रश्न रहेगा बाबू सब्जेक्टिव का, वो किससे रहेगा? तो ये रहता है बाबू किससे? तो याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव बार बार रिपीट किया जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सारा सब्जेक्टिव आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग कभी भी किसी भी ईयर का आप लोग क्वेश्चन निकाल के देखिएगा तो सब्जेक्टिव यानी पूरा यहाँ पे 60 से 70 तो मिनिमम पूरा सब्जेक्टिव जो रहता है बाबू क्वेश्चन बैंक का ही रहता है। अगर आप लोग 2009 से 2023 तक का सब्जेक्टिव रट देते हैं तो पूरा आपका बल्ले बल्ले है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किए आप लोग फटाफट कर दीजिए। और ये क्लास बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। जो गरीब साथी है, आपके बच्चे, आपके भाई हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो क्या करें बाबू, वो भी करें, वो भी यहाँ पे देखिए इसका मतलब लुत्फ उठाएं, और यहाँ पे देखिए उनके भी हेल्प हो सके। तो यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं 9135 74 20 24। यहाँ पे देख लीजिए, इस पर मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको क्या करेंगे ग्रुप में तुरंत जोड़ेंगे। ये यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ तक तो ये हो गया बाबू। अब यहाँ पे देख लीजिए ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, जाके जरूर दीजिएगा। और आपको यहाँ पे देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का PDF डाल दिए हैं, जाके फ्री में मिल रहा है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं आता है लास्ट में बताएंगे। तो चलिए बाबू, रेडी हैं आप सब? सभी बच्चे एक बार बता दीजिए, सभी बच्चे बताइए रेडी हैं आप सब? और इसमें जो भी टोटल यहाँ पे जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, टोटल A to Z होगा जो क्वेश्चन बैंक से होगा। 2009 से 2023 तक का लेक्चर 1 है। आपको पूरा सीरीज करना पड़ेगा अगर 100% सब्जेक्टिव लड़ाना है एग्जाम में। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, सभी बच्चे एकदम ध्यानपूर्वक देखेंगे कि निम्नलिखित यौगिकों में से किसके यहाँ देखिए रासायनिक बंधन में कम आयनिक यहाँ देखिए अभिलक्षण होगा, LiCH का कि यहाँ पे KCl का। और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है बाबू, 3 से 4 बार ये पूछा गया है। सिंपल सी बात है, 3 से 4 बार ये पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें रासायनिक यहाँ देखिए आबंध में कम आयनिक अभिलक्षण होता है, LiCH का कि KCl का। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर कैसे दीजिएगा। यहाँ देखिए जो LiCl होता है, LiCl का क्या होता है, सबसे कम आबंध में अभिलक्षण होता है। ये आप लोग याद रखिएगा किसका, तो LiCl का। क्यों होता है? क्योंकि जो Li का आकार होता है K से बहुत छोटा होता है। सिंपल सा आंसर है इसका, LiCl होगा। क्या होगा, LiCH जो होगा यहाँ पे LiCH होगा। यहाँ पे क्या होगा, LiCH होगा। और यहाँ पे देखिए LiCH का आकार क्या होता है बाबू, Li का आकार क्या होता है, K से बहुत छोटा होता है। क्या होता है बाबू, K से बहुत छोटा होता है, इसलिए। बहुत ही सिंपल आंसर है, ये आप लोग लिख दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में बाबू पूछा जाता है। अब यहाँ आप देखिए सक्रियण ऊर्जा क्या है, ये भी 3 से 4 बार है बाबू। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी को याद कर लेना है।
अब यहाँ पे बताना है कि सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। हम जैसे बताए हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज अगर आप लोग कर लेते हैं तो और कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं, आप लोग इसी से सब क्लियर कर सकते हैं। सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, तो यहाँ पे समझिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। और यहाँ पे हम ये इसीलिए क्वेश्चन बैंक सीरीज करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बुक में आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में आंसर बहुत लंबा मिलेगा, आप लोग याद करेंगे नहीं याद होगा। तो कहने का मतलब हम अपने भाषा में आपको समझा देंगे, तुरंत आपको याद हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में ऊर्जा तो लगेगा, तो जो न्यूनतम ऊर्जा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। देखिए कितना आसान है और ये 2 नंबर का है, सेम टू सेम हमारे भाषा में लिख दीजिएगा। किसी के मास्टर में दम नहीं है बाबू कि यहाँ पे आपको एक भी नंबर काट दे। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो हमें न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम लोग सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको पूरा 100% याद भी हो गया होगा, हो गया कि नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए हो गया कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ये प्रश्न बाबू बहुत ज्यादा बार पूछ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन बताना आपको बहुत ज्यादा जरूरी समझते हैं। चाहे वो सेंटअप एग्जाम हो, फाइनल बोर्ड परीक्षा हो, हर बार ये आता ही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मूलरता और मूललता क्या है, और ये 5 नंबर में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग कैसे सोल्व कीजिएगा ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, मूलरता। तो सबसे पहले जानेंगे कि मूलरता होता क्या है, और जैसे डिफिनीशन लिखे हैं वैसे ही आप लोग भी डिफिनीशन लिखिएगा। तो मूलरता क्या होता है, तो मूलरता होता है प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को, प्रति लीटर यानी 1 लीटर यहाँ पे विलयन में घुले हुए 1 लीटर यहाँ पे मूलरता है, तो मूलरता को लीटर से व्यक्त किया जाता है। तो कभी भी यहाँ पे केजी मत लिखिएगा मूलरता में, किसमें, मूलरता में कभी भी केजी मत लिखिएगा, मोलरिटी में कभी केजी नहीं होता है, मोलरिटी में कभी लीटर होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए मूलरता किसे कहते हैं, तो प्रति लीटर यानी 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलरता बोलते हैं। देखिए कितना आसान डिफिनीशन है, 1 लाइन से भी कम है, आप लोग ऐसे इसको लिख दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मूलरता इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे विलयन का मोल बटा, यहाँ पे देखिए विलय का मोल बटा विलयन का आयतन, वो भी किस में, तो लीटर में। आयतन को किस में मापा जाता है, लीटर में मापा जाता है। तेल को लीटर में मापा जाता है, पानी को लीटर में मापा जाता है। ये सब क्या होता है, क्या होता है बाबू, जो यहाँ पे आयतन होता है, कहने का मतलब उसको हम लोग लीटर में मापते हैं। यानी कहने का मतलब है, फिर से समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझा देंगे आपको 100% कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो याद नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आपका पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए मूलरता क्या होता है, तो प्रति लीटर 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या को हम लोग मूलरता कहते हैं। इसको कैसे व्यक्त किया जाता है, तो बाबू इसको यहाँ देखिए विलय के मोल बटा, यहाँ देखिए विलयन का जो आयतन होगा वो लीटर में होगा। और यहाँ पे देख लीजिए इसका जो एसआई मात्रक होता है, जो यहाँ पे मूलरता को कभी मूल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए इसका जो एसआई मात्रक होगा, इसका क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है, किसका, मोलारिटी का। तो ये आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, महा वीवीआई बोल लीजिए तो भी कम है बाबू। यहाँ आप देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बाबू सेम टू सेम पूछा जाता है 100%। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है मूललता किसे कहते हैं, मोलालिटी किसे कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा था कि मूललता किसे कहते हैं और मोलालिटी किसे कहते हैं, या तो 5 नंबर में कंफर्म समझिए या 2 नंबर में कंफर्म समझिए 100%। अब यहाँ आप देखिए मूललता किसे कहते हैं, तो प्रति केजी, मोलारिटी जो था मूललता में प्रति लीटर था, और मूला यहाँ देखिए मोलालिटी है यानी मूललता है, मूललता में होता है केजी में, प्रति केजी, उसमें लीटर लगा दीजिएगा, इसमें केजी लगा दीजिएगा, आंसर आपका पूरा 100% सही हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए प्रति केजी यानी 1 केजी विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी, मूललता बोलते हैं।
1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मोलालिटी बोलते हैं। ये आप लोग 100% बाबू याद रखिएगा, ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसको व्यक्त कैसे किया जाता है ये समझिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मोललता को किससे व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे देखिए विलयन का मूल, जो विलयन है बाबू हमारा, जो विलय है, सॉरी यहाँ पे देखिए जो विलय होता है, विलय के मूल और बटा क्या हो जाएगा, जो विलायक होगा उसका द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, तो केजी में। द्रव्यमान को केजी में, 1 केजी आटा, 1 केजी चावल, यहाँ पे देख लीजिए कोई भी किसी भी जो यहाँ पे क्या होता है द्रव्यमान होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, केजी में मापते हैं। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखिए मोललता को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, तो बाबू मोललता को मोल प्रति किलोग्राम, मोललता को किससे व्यक्त किया जाता है, तो मोल प्रति किलोग्राम से। ये आप लोग याद रखिएगा। और इस पे क्या होता है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो मोललता है और जो मोल प्रभाव है उस पे ताप का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि मोललता और मोललता में डिफरेंस अगर पूछ दे कि मोललता और मोललता में अंतर बताएं, या पूछ देगा मोललता और मोललता किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा मोललता किसे कहते हैं, तो प्रति केजी यानी 1 केजी विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को हम लोग मोललता कहते हैं। यहाँ पे टाइम लीजिए लेकिन पूरा यहाँ पे स्पष्ट क्लियर कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पे हम आपको ये बता दिए हैं कि जो क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन बैंक का सीरीज चल रहा है। आप क्या क्वेश्चन बैंक का सीरीज चल रहा है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न इसी से पूछा जाता है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी साथियों इस सभी प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा। और हम जैसे आपको समझा देते हैं आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर आप लोग दिमाग एक जगह करके इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए रावल का नियम क्या है, राउल्ट्स का नियम क्या है, तो रावल का नियम क्या कहता है बाबू, यहाँ पे समझिए कि विलयन पर किसी वाष्प दाब अवयव का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे रावल का नियम आप लोग देखेंगे बुक में तो लगेगा पहाड़ है, उसका आंसर नहीं है, वो पहाड़ बना दिया है, बच्चों लोग को दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग ये सब आंसर यहाँ पे लिखिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चा में दम है। एक के लाइन में यहाँ आप देख लीजिए 100 बात का एक ही बात ऐसा लिख दिया है जो जाके क्या होगा, खटाक से एकदम उसको दिमाग में लड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए रावल का नियम क्या कहता है, रावल का नियम कहता है तो विलयन का किसी वाष्पशील अवयव का वह आंशिक दाब जो विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल प्रभाज के क्या यानी मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, समानुपाती होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रावल का नियम। और रावल के नियम में क्या होता है, P समानुपाती X होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो रावल का नियम याद करना है आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है। कैसे याद करेंगे इसको कि विलयन का किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित उस मोल, यहाँ पर देखिए विलयन में उपस्थित अवयव के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, समानुपाती होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उसी को बोलते हैं रावल का नियम। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो देखिए यहाँ पे आपके सामने आया है कि टिंडल प्रभाव क्या है। और ये भी प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में देखिएगा तो 3 से 4 बार आया ही हुआ है। जितना भी प्रश्न है बाबू क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाता है। सब्जेक्टिव रिपीट बहुत करता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कभी कभी नहीं भी लड़ता है लेकिन सब्जेक्टिव रिपीट जरूर करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जल्दी जल्दी देखिए बाबू समझिए यहाँ पे। चलिए अब बताते हैं टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो जब प्रकाश की कोलाइडी, यहाँ पे क्या, जब प्रकाश की कोलाइड यानी जब कोई प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे देखिए जब प्रकाश किसी कोलाइडी के माध्यम से होकर गुजरेगा, यानी यहाँ देखिए जब प्रकाश किसी कोलाइडी के माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का क्या होता है बाबू, परावर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है और साथ में क्या होता है, प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग क्या होता है बाबू, दिखाई देने लगता है। उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। कई प्रकार का इसका आंसर दे सकते हैं, कई प्रकार से इसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम आपको बताए हैं उस प्रकार से लिखिएगा, आपको आंसर सटीक एकदम नंबर मिलेगा। खास बात है, एक तो फायदा है कि आपको जल्दी याद हो जाएगा और दूसरा आपको नंबर ज्यादा मिलेगा।
अब यहाँ पे देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश में प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिससे क्या होता है, हमारा प्रकाश का पथ जो होता है, जो मार्ग होता है वो दिखाई देने लगता है। इसी को बोलते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये जो प्रकाश है आप लोग को दिखता होगा, यहाँ पे देख लीजिए सभी स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो प्रकाश है, जब प्रकाश के मान लीजिए किस माध्यम से प्रकाश गुजर रहा है तो प्रकाश का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है। तो अगर प्रकीर्णन हो रहा है तो देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, पूरा नंबर आपका आराम से मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि कॉपर के 2 अयस्कों के नाम लिखें, और ये सभी प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा तो बाबू ये 5 बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपर के 2 अयस्क सभी को पता है। पहला कॉपर का अयस्क क्या है, तो कॉपर का पहला अयस्क होता है यहाँ देखिए क्यूपराइट। तो यहाँ देखिए कॉपर के प्रमुख 2 अयस्क होते हैं। पहले ऐसे लिखिएगा कि कॉपर के प्रमुख 2 अयस्क, 2 ही पूछा है, तो कॉपर के प्रमुख 2 अयस्क इस प्रकार है। पहला क्या है बाबू, क्यूपराइट, जिसका सूत्र होता है CuTO। यहाँ पे क्या होता है Cu2O, याद रखिएगा क्यूपराइट का क्या होता है Cu2O, उसका सूत्र होता है। तो पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क, पहला अयस्क हो गया यहाँ पे देखिए Cu2O, और दूसरा कॉपर पायराइट सभी को पता है CuFeS2। यहाँ पे ये सबको पता है, कॉपर के 2 ही ना पूछा है, तो कॉपर का क्यूपराइट और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, कॉपर पायराइट हो जाएगा। आराम से लिख दीजिएगा, आपको एग्जाम में जरूर नंबर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अब ये भी क्वेश्चन बाबू 100% पूछा जाता है, और ये पूछा गया है, आगे भी आपसे पूछा भी जाएगा। और ये कितना नंबर में, 2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी रहता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको समझिए। देखिए गतिज समीकरण दिया है इतना, इसकी प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी, हम आपको क्या बताए हैं, अभिक्रिया की कोटि, प्रतिक्रिया की कोटि, तो वो तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में बनाए हैं। तो देखिए सब्जेक्टिव में इसका बताने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखना है प्रतिक्रिया की कोटि। सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रतिक्रिया की कोटि, उसका डेफिनेशन लिखिएगा पहले कि दिए हुए घातों के, दिए हुए समीकरण के घातों के योग, दिए हुए अभिक्रिया के, दिए हुए प्रतिक्रिया के घातों के योग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया की कोटि बोलते हैं। तो पहला स्टेप आप लोग लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रतिक्रिया की कोटि, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रतिक्रिया की कोटि, एरो दीजिएगा, उसके बाद से लिखिएगा कि दिए हुए अभिक्रिया के घातों के योग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया की कोटि बोलते हैं। तो अभिक्रिया लिखिएगा, जो समीकरण होगा वो पहले आप लोग लिख दीजिएगा। क्या दिया है, के यहाँ पे दिया है a, और a का पावर बाबू कितना दिया है, तो 3/2 दिया है, ऐसे ही लिखना है आपको। फिर यहाँ पे क्या है बाबू, एक b है, और b का पावर कितना दिया है, 1/2। सेम टू सेम सिर्फ आंसर छापिएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर देगा या उससे कम देगा। तो देखिए यहाँ पे इसका अभिक्रिया क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, इसका घात कितना है, तो 3/2। तो यहाँ पे देखिए 3/2, यानी यहाँ पे बनाने के नियम के अनुसार से क्या होगा, 3/2 अब प्लस यहाँ पे इसका घात क्या है, 1/2, 1/2, इसको बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2, तो 3 + 1 हो जाएगा हमारा, तो क्या होगा बाबू, 4/2 हो जाएगा। फिर इसको ऐसे मत छोड़िएगा, फिर इसको कटा दीजिएगा, 2 दूने का 4, यानी हमारा 2 आंसर आ गया। इस प्रकार इसका निकालिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में तो रामबाण बताए हैं, फट से जोड़ के आपको आंसर दे देना है, लेकिन सब्जेक्टिव में थोड़ा सा लिखिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। और बच्चे यही गलती करते हैं तो उनका नंबर कम आ जाता है, डायरेक्ट आंसर लिख देते होंगे 2, वो तो गलती होगा ही, यहाँ पे कम नंबर मिलेगा ही। जैसे बता रहे हैं वैसे कीजिएगा। अब यहाँ देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, अब यहाँ पे बताना है मानक जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रहा है, तो सभी क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव आपको सब्जेक्टिव कराया जा रहा है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रोड विभव में 298 केल्विन ताप पर और 1 मोल यहाँ देखिए प्रति लीटर सांद्रता के धातु आयन विलयन के इलेक्ट्रोड के विभव का यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको इसी प्रकार से याद करना पड़ेगा बाबू। कोई क्वेश्चन होता है एकदम सिंपल होता है, कोई होता है थोड़ा सा टेढ़ा होता है, जिसको याद करना पड़ता है। यहाँ आप देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऐसे लिखिएगा कि एक इलेक्ट्रोड विभव में 298 केल्विन ताप होता है और 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के धातु आयन विलयन के इलेक्ट्रोड के विभव का यहाँ आप देखिए मान जो होता है वो हमारा होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसी को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। तो ये यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, इसे आपको याद करना पड़ेगा।
इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, व्याख्या करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बताइए यहाँ पे संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, व्याख्या करें। देखिए यहाँ पे सबको पता है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं बाबू, जो हमारा डी ब्लॉक का तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसको हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, सही बात है, जो संक्रमण तत्व होता है रंगीन यौगिक बनाता है, तो इसकी व्याख्या करें। तो देखिए कैसे व्याख्या कीजिएगा, व्याख्या पूछा है तो आपको लिखना पड़ेगा कि संक्रमण तत्व में N-1 N2 डी उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, जो संक्रमण तत्व होता है उसमें क्या होता है, N-1 इंटू डी उपकोष क्या होता है, आंशिक रूप से भरा होता है, आंशिक रूप से भरा होता है, पूर्णतः रूप से नहीं बाबू, आंशिक रूप से भरा होता है। इसमें जो यहाँ देखिए उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके क्या करते हैं, उच्च ऊर्जा वाले रिक्त जो डी ऑर्बिटल में होते हैं, वो जो डी ऑर्बिटल होता है उसी में क्या होता है, चले जाते हैं, जिसमें क्या होता है डी बॉन्ड डी संक्रमण हो जाता है, जिससे क्या होगा, डी बॉन्ड डी संक्रमण हो जाता है। फलस्वरूप प्रवर्तित प्रकाश सफेद ना होकर रंगीन हो जाता है। इसलिए यहाँ पे देखिए संक्रमण जो तत्व होते हैं वो यौगिक यहाँ पे क्या करते हैं, आयन रंगहीन होते हैं। इसी कारण क्या हो जाए, जो संक्रमण तत्व के यौगिक होते हैं वो रंगहीन होते हैं। चलिए यहाँ पे समझ में नहीं आया, फिर से आपको हम समझ में दिला देते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए, संक्रमण तत्व यहाँ पे देखिए रंगीन यौगिक बनाते हैं, क्यों, तो संक्रमण तत्व को हम लोग डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो सबसे पहला आपको काम लिखना है कि जो संक्रमण तत्व होता है उसमें क्या होता है, N-1 इंटू डी उपकोष होता है, यहाँ पे देखिए। और वो क्या होता है, जो N-1 इंटू डी जो उपकोष होता है आंशिक रूप से भरा होता है, पूर्णतः रूप से नहीं, आंशिक रूप से भरा होता है। इनमें यहाँ पे देखिए उपस्थित जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं दृश्य प्रकार की, यहाँ पे देखिए दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके, अवशोषित यानी अपने अंदर अवशोषित करके उच्च ऊर्जा वाले रिक्त जो डी ऑर्बिटल में होते हैं उसमें चले जाते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, डी बॉन्ड डी संक्रमण हो जाएगा। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो प्रकाश परिवर्तन होता है, परिवर्तित होकर क्या होता है, प्रकाश सफेद ना होकर क्या होता है, रंगीन हो जाता है। क्योंकि क्या होता है बाबू, यहाँ पे जो दृश्य प्रकाश का ऊर्जा है वो क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और उच्च यहाँ पे क्या करता है, ऊर्जा वाले रिक्त डी ऑर्बिटल में चला जाता है। इसी कारण जो होता है हमारा क्या होता है कि सफेद ना होकर यहाँ पे रंगहीन हो जाता है। इसी कारण यहाँ पे देखिए आयन रंगीन होते हैं। ऐसे आप लोग व्याख्या कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन आंसर है बाबू। व्याख्या करने के लिए दे दिया जाए बुक में तो बहुत ही बड़ा व्याख्या है, लेकिन ये सटीक व्याख्या है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए उदासीनीकरण ताप क्या है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। यहाँ पे बताइए उदासीनीकरण ताप क्या है। तो उदासीनीकरण ताप क्या होता है कि 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को भस्म द्वारा पूर्णतः उदासीन बनाने के उत्पन्न उष्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण ताप बोलते हैं। देखिए कितना एक लाइन में आंसर है। देखिए उदासीनीकरण ताप क्या है कि 1 ग्राम यहाँ देखिए तुल्यांक अम्ल को भस्म द्वारा पूर्णतः उदासीन बनाने में उत्पन्न उष्मा को उदासीनीकरण ताप कहते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है बाबू, और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में बाबू 100% आता है और आता ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, द्रव्यमान अनुपाती क्रिया का नियम क्या है। बाबू देख लीजिए, हम जैसे बताए थे कि शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप सभी क्वेश्चनों को बताएंगे, तो यहाँ पे एक एक प्रश्न आपके लिए कीमती है, सभी को याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए द्रव्यमान अनुपाती क्रिया का नियम। तो देखिए द्रव्यमान अनुपाती क्रिया का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है तथा रासायनिक अभिक्रिया की दर या अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं द्रव्यमान अनुपाती क्रिया का नियम। यानी द्रव्यमान अनुपाती नियम क्या है ये आप लोग समझ लीजिए कि द्रव्यमान अनुपाती नियम क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पे इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है तथा रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होता है, अभिक्रिया के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उसी नियम को बोलते हैं द्रव्यमान अनुपाती क्रिया का नियम। ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बाबू आता है और आता ही रहेगा, 100% आएगा भी। चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है कि अब यहाँ पे देखिए अभिक्रिया का ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी अभिक्रिया पर
ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, अभिक्रिया पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या रिएक्शन होगा यहाँ पे अभिक्रिया पे। तो यहाँ पे देख लीजिए बाबू, अभिक्रिया पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ये सभी को पता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग जो होगा बाबू वो भी बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अभिकारक की सांद्रता भी बढ़ती है। साथ में क्या होता है, जो अभिकारक होता है उसकी सांद्रता भी बढ़ती है। अभिक्रिया करने वाले यहाँ पे देखिए अणुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। जो अभिक्रिया करते हैं उनके अणुओं की जो संख्या होती है वो भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे पता चल गया कि अभिकारक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा है। तो पहला प्रभाव पड़ेगा, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया बढ़ जाएगी, अभिकारक की सांद्रता बढ़ जाएगी, अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या भी बढ़ जाएगी, यही प्रभाव पड़ेगा। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, जरूर आपके एग्जाम में बाबू आएगा, तो आप लोग सही करके आइएगा। अब यहाँ आप देखिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न आ गया, और ये प्रश्न काफी बार पूछा है, और इसे आप लोग गलती मत कीजिएगा, इसे आप लोग सही आंसर दीजिएगा। पूछा गया है शॉटकी दोष तथा फ्रेंकल दोष में अंतर लिखे। जो शॉटकी दोष होता है, फ्रेंकल दोष है, उसमें आपको अंतर लिखना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए शॉटकी दोष क्या होता है, तो जब क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के गायब होने लगते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग शॉटकी दोष। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि शॉटकी दोष तो इसे कहते हैं, फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं, तो जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर दूसरे क्रिस्टल जालक में क्या फंस जाते हैं, यानी एक स्थान से जाके दूसरे स्थान में क्या होता है, फंस जाता है। जबकि शॉटकी दोष में क्या होता है, गायब ही होने लगते हैं, अपना स्थान जालक छोड़ के गायब होने लगते हैं। और फ्रेंकल दोष में ये होता है कि अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के दूसरे क्रिस्टल जालक में जा क्या होते हैं, फंस जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बाबू, तो फ्रेंकल दोष बोलते हैं। अब यहाँ आप देखिए इससे क्रिस्टल का घनत्व में कमी आता है। अगर यहाँ आप देख लीजिए, जब धन आयन और ऋण आयन अपना क्रिस्टल जालक यानी छोड़ के वो गायब ही हो जाएंगे, तो उसका घनत्व तो कम ना होगा। मान लीजिए एक रूम में 10 आदमी है, अब आस्ते आस्ते 2-2 आदमी करके निकलेगा तो रूम का घनत्व तो कम ही होगा। अगर यहाँ पे देख लीजिए वही फ्रेंकल दोष है, एक स्थान से मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं अपने जगह पर और इस जगह पे आके हम फंस गए, तो रूम ही में ना है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्रिस्टल घनत्व में अप्रभावी रहते हैं, यानी इसमें कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ देखिए सिर्फ 10 आदमी है, तो 10 आदमी अपना जगह सीट चेंज कर रहे हैं, रूम से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यानी क्रिस्टल यहाँ देखिए जो यहाँ पे शॉटकी दोष होता है उसमें क्या होता है, जो जालक होते हैं रूम से बाहर निकल जाते हैं, और फ्रेंकल दोष में अपने स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, जाके फंस जाते हैं। तो यहाँ आप देखो वो तो अप्रभावी रहेगा, क्योंकि वो रूम में रहते हैं, और इसमें से क्या होगा, इसका घनत्व तो कम होगा, क्योंकि ये रूम से बाहर जा रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यह दोष उच्च समन्वय संख्या वाले क्रिस्टल में पाए जाते हैं। यह जो दोष होता है शॉटकी दोष उच्च समन्वय संख्या वाले क्रिस्टल में पाया जाता है, जबकि यह यहाँ पे देख लीजिए निम्न समन्वय संख्या वाले दोष में पाया जाता है। ये आपको लिखना है। अब यहाँ पे लिखना है शॉटकी दोष के कुछ उदाहरण है, NaCl, KCl, KBr, CaCl। क्या हो गया बाबू, CaCl। अब यहाँ आप देख लीजिए फ्रेंकल दोष के ZnS, AgCl, AgBr, AgL, ये सब क्या होता है बाबू, ये होता है हमारा फ्रेंकल दोष का उदाहरण। तो यहाँ पे इतना आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए। ये लेक्चर 1 था बाबू, अगला पार्ट में और यहाँ पे क्वेश्चन होगा, यानी पूरा इसका क्वेश्चन जितना भी है कवर कर लिया जाएगा। तो अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, सटासट एकदम सभी बच्चे लाइक कीजिए। अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आपको PDF और नोट्स डाउनलोड करना है। ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए तो कैसे आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो सभी बच्चे एकदम आराम से बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सब्सक्राइब कर देना है, सभी स्टूडेंट को शेयर भी करना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे यहाँ पे सर्च बार दिखेगा, आपको सर्च बार में लिखना है आस्क बोर्ड, ASKBOARD, आपको लिखना है आस्क बोर्ड और लिख के सर्च करना है। यहाँ पे क्या होगा, आस्क बोर्ड लिखा हुआ आएगा, आप लोग इस पे एक बार सिंपली क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आएगा आपके सामने हमारा ऑफिशियल वेबसाइट। और आपको क्या करना है, अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं अभी तक तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली नीचे आना है, टेस्ट लिखा है, टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ऐड आएगा जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं हम आपको बता दिए हैं, वो आप लोग जरूर कीजिएगा।
क्या करना है बाबू, यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग करेंगे ऐसा पेज आएगा, आपको क्या करना है, सबसे ऊपर वाले टेस्ट पे क्लिक करना है, वहीं लाइव टेस्ट होता है। जैसे ही आप लोग उस पर एक बार क्लिक करेंगे ऐसा पेज आ जाएगा आपके सामने। आपको सिंपली नीचे आना है, यहाँ पे देखिए जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे देगा आपको स्टार्ट का बटन, स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, नाम पूछेगा, नाम डालिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप लोग अपना नाम डालिएगा, मास्क बोर्ड डाल के यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। हमारा टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आप लोग इस प्रकार से आके ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। जल्दी जल्दी आइए अब बताते हैं आप लोग पीडीएफ और नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट्स है। तो देखिए यहाँ पे सामने ही आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे सामने ही आपको दिख रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोट्स डाउनलोड। आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे ऐसा पेज आएगा। जैसे ही ऐसा पेज आएगा आपको नीचे आना है और यहाँ पे लिखा है क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लिक हियर। जैसे ही क्लिक पे यहाँ पे करेंगे आपका पीडीएफ और नोट्स डाउनलोड हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।